Good evening. This is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 2nd, class 11th. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. आपके चैप्टर का नाम क्या है? व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, जिसमें आपका सबसे पहले अर्थ आता है मीनिंग। व्यावसायिक संगठन का मीनिंग क्या होता है? एक व्यावसायिक उपक्रम एक संगठन है जो किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक क्रिया में संलग्न होता है। एक व्यवसाय क्या होता है? एक व्यावसायिक उपक्रम एक संगठन होता है जो कि किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक का जो प्रोसेस होता है उसमें मिक्स होता है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? स्वामित्व के आधार पर आपके व्यावसायिक संगठन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो आपके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है निजी क्षेत्र, सेकंड आता है सार्वजनिक क्षेत्र और थर्ड आता है संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या होता है? स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें स्वामित्व और प्रबंध और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? निजी व्यक्तियों के द्वारा। सेकंड सार्वजनिक, स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। एंड संयुक्त में क्या होता है? स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण निजी उद्यमी और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। निजी और उद्यमी दोनों लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। अब हम देखते हैं आपके निजी क्षेत्र को प्रारूप। निजी क्षेत्र को क्या क्या प्रारूप दिया गया है? पहला आता है आपका एकल स्वामित्व, सेकंड संयुक्त हिंदू परिवार, थर्ड साझेदारी, फोर्थ सहकारी समिति और फिफ्थ कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रारूप। सार्वजनिक क्षेत्र को क्या प्रारूप दिया गया है? विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम एंड थर्ड सरकारी कंपनी अर्थ एकल स्वामित्व, अकेला स्वामी। एकल स्वामित्व मतलब अकेला स्वामी। अब हम देखते हैं आपका एकल स्वामित्व, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल का अर्थ क्या होता है? अकेला, और स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? स्वामी। अर्थात एकल स्वामित्व का अभिप्राय व्यावसायिक संगठनों के उस प्रारूप से होता है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही इसका प्रबंध करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करता है। एकल स्वामित्व का अभिप्राय क्या होता है? एकल स्वामित्व का अभिप्राय होता है व्यावसायिक संगठनों के उस प्रारूप से जिसमें स्वामी क्या है? एक अकेला व्यक्ति होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वामी होता है वो कौन होता है? एक अकेला व्यक्ति होता है। वह इसका प्रबंध करता है। वो क्या करता है? वही इसका प्रबंध करता है। और उसका जो संपूर्ण लाभ हानि होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, वो कौन प्राप्त करता है? वो एक अकेला व्यक्ति ही प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं एकल स्वामित्व के लक्षण या विशेषताएं। एकल स्वामित्व के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है एकाकी स्वामित्व। व्यवसाय की सारी संपत्ति व साधनों का अकेला स्वामी होता है। क्या होता है? व्यवसाय की सारी संपत्ति और साधनों का अकेला स्वामी होता है। नेक्स्ट, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। इसका कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसायी में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में जो अंतर होता है उसको नहीं माना जाता है। अर्थात जो भी संपत्ति व दायित्व व्यवसाय के हैं वे सभी व्यवसायी के हो जाते हैं। जो भी संपत्ति व दायित्व किसके? आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं व्यवसाय के, वो सभी किसके हो जाते हैं? व्यवसायी के हो जाते हैं। नेक्स्ट, निर्माण। इस प्रारूप के निर्माण के लिए किन्हीं वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है? इस प्रारूप के निर्माण के लिए किन्हीं भी वैधानिक जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। नेक्स्ट आता है प्रबंध व नियंत्रण। व्यवसाय का प्रबंध व संचालन केवल एक ही व्यापारी द्वारा किया जाता है। व्यवसाय का प्रबंध व संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केवल एक ही व्यापारी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, असीमित दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। एकल स्वामी का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। यदि व्यावसायिक संपत्तियां ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी देनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है? उसकी जो निजी संपत्तियां होती हैं उसका उपयोग किसको किया जाता है? देनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अविभाजित जोखिम, अर्थात लाभ भी उसका तथा जोखिम हानि भी उसकी। कहने का क्या मतलब है? जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही किसके होते हैं? उस अकेले स्वामी के होते हैं। नेक्स्ट, व्यवसायों के लिए उपयुक्त। ग्राहकों को निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए वह छोटे पैमाने के व्यवसाय जैसे कृषि, सिलाई का कार्य, बेकरी, ब्यूटी पार्लर आदि के लिए इस प्रकार का प्रारूप अत्यधिक उपयुक्त होता है।
इस प्रकार का जो प्रारूप होता है उसको क्या किया जाता है, अत्यधिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है गोपनीयता। सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होती है। क्या होता है, सभी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है किसको होती है, सिर्फ एक स्वामी को ही होती है। इसलिए कोई भी बाहरी पक्षकार इसमें अनुचित लाभ नहीं उठा पाता है। कोई भी बाहर का व्यक्ति क्या करता है, इसमें अनुचित लाभ नहीं उठा पाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका एकल व्यापार के गुण। एकल व्यापार के क्या क्या गुण होते हैं। फर्स्ट, स्थापना में सुगमता। इसकी स्थापना करना तथा बंद करना बहुत आसान है। क्या है, इसकी स्थापना करना और इसको बंद करना बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना नहीं पड़ता है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी भी वैधानिक औपचारिकताओं का, जो आपकी वैधानिक औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है शीघ्र निर्णय। एकल व्यापारी निर्णय शीघ्रता से ले सकते हैं। जो अकेला व्यक्ति होता है वो क्या है, अपने व्यापार से संबंधित निर्णय अकेले ले सकता है, क्योंकि उसे निर्णय लेने के लिए किसी से सलाह या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, गोपनीयता का लाभ। व्यवसाय के महत्वपूर्ण रहस्य सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनका ज्ञान केवल एक ही व्यक्ति को होता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रेरणा। परिश्रम व प्रतिफल में सीधा संबंध होने के कारण स्वामी को कठिन परिश्रम करने को मिलता है। आपका थर्ड पार्ट क्या आता है, गोपनीयता का लाभ। व्यवसाय के महत्वपूर्ण रहस्य सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनका ज्ञान केवल एक ही व्यक्ति या फिर स्वामी को होता है। एंड फोर्थ, प्रत्यक्ष प्रेरणा। परिश्रम व प्रतिफल में सीधा संबंध होने के कारण स्वामी को कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। क्या होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व नियंत्रण। व्यक्तिगत नियंत्रण। एकल व्यापारी को अपने ग्राहकों व कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखता है। वो क्या करता है, एकल व्यापारी जो है अपने ग्राहकों व कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखता है, जिससे कम समय व लागत पर अधिक व अच्छा कार्य संभव होता है। जिससे क्या, कम समय व लागत पर अच्छा जो लाभ होता है या अच्छा जो कार्य होता है वो संभव हो पाता है। अब हम देखते हैं एकल व्यापार की सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसमें आपका क्या आता है, सीमित व्यक्तिय साधन। इसमें क्या होता है, सीमित व्यक्तिय साधन होते हैं। एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूंजी तथा उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता तक सीमित होता है। इसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूंजी तथा उसकी रुपया उधार लेने की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। नेक्स्ट आपका आता है सीमित प्रबंधकीय कुशलता। इसमें क्या होता है, इसमें सभी कार्य एकाकी व्यापार द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, एकाकी व्यापार के द्वारा किए जाते हैं, जो सभी क्षेत्रों में कुशल नहीं होते हैं। जो क्या है, सभी क्षेत्रों में कुशल नहीं होते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सीमित प्रबंधकीय कुशलता। इसमें क्या होता है, इसमें सभी कार्य एकाकी व्यापारी द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, एकाकी व्यापारी द्वारा ही किए जाते हैं, जो सभी क्षेत्रों में कुशल नहीं हो सकता है। जो कि क्या है, सभी क्षेत्रों में कुशल नहीं हो सकता है। वह कुशल कर्मचारी की नियुक्ति करने में भी सक्षम नहीं होता है। वो क्या है, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करने में भी सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका असीमित दायित्व। एकाकी स्वामी निजी रूप से सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है। एकाकी स्वामी जो है निजी रूप से क्या होता है, सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है। इस कारण वह जोखिम लेने से कतराता है। इस कारण क्या है, वो जोखिम को लेने से बहुत ज़्यादा कतराता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट इसका, अस्थायी अस्तित्व। क्या है, व्यापार का जीवन पूर्ण रूप से स्वामी से जुड़ा हुआ होता है। व्यवसाय का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से किससे जुड़ा होता है, स्वामी से जुड़ा हुआ होता है। स्वामी की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया होने की दशा में व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक ही व्यक्ति एक कंपनी को चला रहा है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उससे क्या है, व्यवसाय को बंद करने की स्थिति हो जाती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विस्तार के लिए सीमित अवसर। इसमें क्या है, विस्तार करने के लिए उसके जो अवसर होते हैं वह बहुत सीमित होते हैं। कैसे, सीमित पूंजी तथा प्रबंध की कुशलता के कारण व्यवसाय का विस्तार बहुत अधिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए बोला गया है विस्तार के लिए सीमित अवसर। नेक्स्ट आता है आपका एकल स्वामित्व की उपयोगिता। एकल स्वामित्व की जो उपयोगिता होती है वो कैसी होती है, संगठन का यह स्वरूप निम्नलिखित दशाओं में उपयुक्त होता है। कैसे, फर्स्ट आता है आपका उन व्यवसायों में जहां कम पूंजी व सीमित प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पे, उन व्यवसायों में जहां पर कम पूंजी व सीमित प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फुटकर व्यापार, वहाँ पे इनकी उपयोगिता होती है। सेकंड,
उन व्यवसायों में जहाँ ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करनी पड़ती है। क्या है, जहाँ पे सेवाएं व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है वहाँ पर इनका यूज़ होता है। कपड़े सिलने में, बाल काटने में, दवा तथा कानून संबंधी सलाह देने में। नेक्स्ट, अप्रमाणित वस्तुओं को जैसे कि ऑर्डर पर जेवर बनाने के उत्पादन में, वहाँ पे भी इनकी उपयोगिता पड़ती है। अब हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या है आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? इसका संचालन जो है वो एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। व्यवसाय का प्रबंध तथा नियंत्रण परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य जैसे मुखिया, जिसे कर्ता कहा जाता है, जिसे मुखिया या फिर कर्ता कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। उसका नियंत्रण कौन करता है? परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होता है या फिर मुखिया होता है या फिर उसे कर्ता भी कहा जाता है, वो करता है, के द्वारा किया जाता है। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा किया जाता है। इसका प्रशासन कैसे किया जाता है? हिंदू कानून के द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यता का आधार परिवार में जन्म होता है। इसमें क्या है? इसमें सदस्यता का जो आधार है वो आधार परिवार में जन्म होता है। इसका जो है निर्माण दो बातों पर निर्भर करता है। इसका जो निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है? दो बातों पर निर्भर करता है। क्या है? पहला है आपका परिवार में कम से कम 2 सदस्यों का होना चाहिए। सेकंड, पूर्वजों की जो संपत्ति है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी सदस्यता को नियंत्रित करने की 2 प्रणालियाँ हैं। 2 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट आपकी प्रणाली आती है दया भाग प्रणाली और सेकंड आती है मिताक्षरा प्रणाली। जिसमें क्या है? दया भाग प्रणाली में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये प्रणाली पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। एंड सेकंड, इसके अंतर्गत परिवार के पुरुष व महिला दोनों ही सहभागी होते हैं। अब आपकी मिताक्षरता प्रणाली में क्या आता है? ये प्रणाली पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है और इसमें केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही सहभागी होते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लक्षण। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लक्षण क्या क्या होते हैं? जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निर्माण। इसमें परिवार में कम से कम 2 सदस्य एवं पैतृक जो आपकी संपत्ति है जो उन्हें विरासत में मिली हो का होना बहुत आवश्यक होता है। सेकंड, सदस्यता। इसकी सदस्यता परिवार में जन्म लेते हैं। इसकी सदस्यता क्या है? परिवार में ही जन्म लेते ही आरंभ हो जाती है। इसकी सदस्यता जो है आप जब परिवार में जन्म लेंगे तब से ही आरंभ हो जाती है। थर्ड, नियंत्रण। व्यवसाय के संचालन का पूरा अधिकार केवल कर्ता के पास होता है। कर्ता मतलब मुखिया के पास होता है। परिवार के अन्य सदस्य केवल उसे सलाह दे सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य क्या है? केवल उसे सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दायित्व। कर्ता के अलावा अन्य सभी सदस्यों का दायित्व संयुक्त संपत्ति में उनके व्यक्तिगत हित के मूल्य तक सीमित होता है। कर्ता के अलावा जो अन्य सभी सदस्यों का दायित्व होता है वो संयुक्त संपत्ति में उनके व्यक्तिगत हित के मूल्य तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका स्थायी अस्तित्व। इसमें क्या होता है? व्यवसाय का अस्तित्व स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या फिर पागलपन या फिर कोई अन्य प्रभाव जैसे कि व्यवसाय पर नहीं होता है उससे भी हो सकती है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नाबालिग सदस्य। इसमें सदस्यता परिवार में जन्म लेने के कारण होती है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, पंजीकरण। इसके लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का गुण। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के गुण क्या क्या होते हैं? जिसमें आपके फर्स्ट पॉइंट आता है सीमित पूंजी। कर्ता के पास व्यवसाय के प्रबंध तथा नियंत्रण का पूर्ण अधिकार होने के कारण वह निर्णय शीघ्रता से लेता है। सीमित पूंजीकर्ता के पास में व्यवसाय के प्रबंध तथा नियंत्रण का जो अधिकार है वो पूरा होता है, तो इससे क्या है वो निर्णय बहुत जल्दी ले सकता है। इसमें किसी भी अन्य सदस्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। इसमें किसी भी सदस्य को हस्तक्षेप करने का मतलब बीच में आने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कर्ता का असीमित दायित्व। इसमें कर्ता का दायित्व असीमित होता है जिसके कारण वह नए तथा जोखिम भरे निर्णय लेने से हिचकिचाता है। इसमें जो कर्ता का दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित होता है, इसलिए वो जोखिम भरे जो निर्णय होते हैं और जो नए निर्णय होते हैं उनको लेने से हिचकिचाता है। कर्ता का प्रभुत्वकर्ता अकेले ही व्यवसाय का प्रबंध करता है। कर्ता का जो प्रभुत्वकर्ता होता है वो क्या करता है? अकेले ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को मान्य नहीं होता है। जो क्या है? कभी कभी अन्य सदस्यों को मान्य नहीं होता है। इससे उनमें टकराव हो सकता है। इससे क्या है? उनमें टकराव भी हो सकता है, वह पारिवारिक इकाइयाँ भी भंग
हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, सीमित प्रबंध की क्षमता। व्यवसाय के प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी कर्ता पर होती है, परंतु वह व्यवसाय के हर क्षेत्र में कुशल नहीं हो सकता। क्या है, व्यवसाय की जो पूरी जिम्मेदारी किस पर होती है, कर्ता पर होती है, परंतु वह व्यवसाय के हर क्षेत्र में कुशल नहीं हो सकता है तथा उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय क्या है, व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। कर्ता के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जो है वो व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, असंतुलित निर्णय। कर्ता को निर्णय लेते समय किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण उसके द्वारा लिया गया निर्णय कई बार असंतुलित होता है। इस वजह से क्या है, उसके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो कई बार असंतुलित होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की सीमाएं। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की कुछ सीमाएं होती है, जिसमें आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार के जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, बड़े पैमाने की व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सीमित प्रबंध की क्षमता। इसमें क्या है, सीमित प्रबंध की क्षमता होती है। इसमें सभी निर्णय कर्ता को लेने होते हैं, परंतु वह व्यवसाय के हर क्षेत्र में कुशल नहीं हो सकता तथा उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय क्या है, व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, असीमित उत्तरदायित्व। इसके कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जिसके कारण वह नए तथा जोखिम भरे निर्णय लेता है। जोखिम भरे निर्णय, असीमित उत्तरदायित्व। इसमें क्या होता है, इसके कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, जिसके कारण वो क्या है, नए तथा जोखिम भरे निर्णय लेने से हिचकिचाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, असंतुलित निर्णय। कर्ता को निर्णय लेते समय किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती, इस कारण उसके द्वारा लिया गया निर्णय कई बार असंतुलित होता है। अब इसका एक नोट है, जिसमें क्या है, देश में संयुक्त हिंदू परिवार की संख्या कम होती जा रही है, इसी कारण व्यवसाय के इस प्रारूप का चलन भी कम होता जा रहा है। अब हम देखते हैं परिभाषा। इसी परिभाषा में क्या है, आपका परिभाषा में आता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उनकी सबकी ओर से कोई एक चला रहा है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था आपका, 1932 के अनुसार। तो उसमें क्या बोला गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध होता है, उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध होता है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर, ऐसे व्यवसाय के जो लाभ होते हैं उनको बांटने का जो समझौता किया है वो कैसे किया है, जिसे वो सब चला रहे हैं उसमें बांट सकते हैं या फिर उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला रहा है, उसे हम कहते हैं साझेदारी। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है एक से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी के निर्माण के लिए न्यूनतम 2 सदस्य तथा अधिकतम 20 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 1 पर्सन या फिर कम से कम 2 पर्सन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20% का होना अनिवार्य होता है। उसी फॉर्म को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। आपका इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है समझौता। समझौता मतलब साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक समझौते का परिणाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हम एक लेटर तैयार करते हैं या फिर हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, पार्टनरशिप डीड हो गई, वो हम तैयार करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो उसे हम एक समझौता कहते हैं, जिसे हम लिखित व मौखिक दोनों रूप से करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ को कमाना और आपस में बांटना। साझेदारी का मुख्य लक्षण व्यवसाय में लाभ का कमाना तथा उसे साझेदारों में परस्पर बांटना होता है। साझेदारी का मुख्य लक्षण क्या होता है, व्यवसाय में लाभ को कमाना तथा उसे साझेदारों में परस्पर बांटना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध व नियंत्रण। प्रत्येक साझेदार को प्रबंध में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार को क्या होता है, प्रबंध में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका आता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व किसे कहते हैं, प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है आपका, असीमित होता है, उसे हम कहते हैं असीमित दायित्व। नेक्स्ट होता है स्वामित्व या फिर अभाव, स्थायित्व या फिर अभाव। क्या है, किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने या फिर पागल होने या फिर साझेदारी समाप्त हो तो उसके कारण हो सकती है, जिसे हम कहते हैं स्थायित्व का अभाव। नेक्स्ट आपका आता है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। प्रत्येक साझेदार स्वामी तथा एजेंट दोनों के रूप में होता है।
स्वामी जो है, स्वामी एवं एजेंट का जो संबंध होता है कैसे होता है, प्रत्येक साझेदार स्वामी तथा एजेंट दोनों के रूप में हो सकता है। अब हम देखते हैं आपके साझेदारी के कुछ गुण। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, निर्माण की सुविधा। इसका निर्माण आसानी से बिना किसी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना किया जा सकता है। इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, बिना किसी औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना हो सकता है। विशाल वित्तीय साधन, इसमें क्या है, सभी साझेदारों की पूंजी लगने से वित्तीय साधन अधिक हो जाते हैं। आपके जो वित्त के साधन होते हैं वो कैसे अधिक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं। अगर 2 होते हैं या फिर 20 होते हैं तो उसमें उनकी वित्त जो होता है वो भी बढ़ जाता है तथा लाभ भी बढ़ जाता है, उसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। थर्ड आपका आता है बेहतर निर्णय। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभी साझेदारों की सहमति से लिए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाते हैं, सभी साझेदारों की सहमति से लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप बेहतर तथा संतुलित निर्णय होते हैं। कैसे होते हैं, परिणाम स्वरूप बेहतर तथा संतुलित निर्णय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जोखिम का बंटवारा। क्या होता है, जोखिम का बंटवारा। सारा जोखिम सभी साझेदारों में बढ़ जाता है। सारा जो जोखिम होता है कैसे होता है, सभी साझेदारों में बढ़ जाता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। जिससे क्या है, वह चिंता मुक्त होकर कार्य करते हैं। जिससे कि क्या है, वो चिंता मुक्त होकर कार्य करते हैं कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो तो सबके भाग में जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है गोपनीयता। साझेदारी फर्म को अपने खाते प्रकाशित करने की आवश्यक नहीं होते हैं। उनको क्या है, उनके जो खाते होते हैं उनको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए साझेदारी के भावपूर्ण जो भेद होते हैं वो गुप्त रचे जा सकते हैं। उसके जो भावपूर्ण भेद होते हैं वो कैसे हैं, गुप्त रचे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं। आपकी सीमाओं में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सीमित साधन। एक साझेदारी फर्म में साझेदारी की संख्या सीमित होने के कारण उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी सीमित होती है। साझेदारी फर्म में क्या है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की जो संख्या है वो सीमित होने के कारण उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो कैसी होती है, वो भी सीमित होती है। असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। निरंतरता का अभाव। किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन हो जाने पर व्यवसाय समाप्त हो जाता है। किसी भी साझेदारी की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन हो जाने से व्यवसाय की समाप्ति हो जाती है। जन विश्वास की कमी। जनता का विश्वास साझेदारी फर्म में कम होता है क्योंकि फर्म के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तथा खाते प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। इसलिए जनता का जो विश्वास होता है, ट्रस्ट जो होता है, वो साझेदारी फर्म पे कम होता है। समन्वय का अभाव। अधिक व्यक्ति होने से उनके विचारों में भिन्नता होती है। अधिक व्यक्ति होने से क्या होता है, उनके विचारों में भिन्नता होती है, जिसके कारण उनमें झगड़े होने लगते हैं और समन्वय का अभाव होता है। जिनके कारण क्या होता है, उनमें झगड़े होने लगते हैं और जो समन्वय का अभाव होता है वो उनमें पाया जाता है। अब इसका भी एक नोट है जिसमें क्या है, जब व्यवसाय का आकार मध्य स्तर का होता है तथा साझेदारी में आपसी समझबूझ व सद्भावना हो तो यह प्रारूप अर्थात साझेदारी सर्वोत्तम है। उदाहरण जैसे सीए फर्म, लॉ फर्म, होटल तथा मध्य स्तर के कारखाने एक्सेट्रा, ये क्या है, साझेदारी फर्म के थ्रू ही चलाए जाते हैं। तो दोनों में अगर अच्छा भाव होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो वो फर्म बहुत अच्छे से चलती है। अब हम देखते हैं आपके साझेदारी के प्रकार। आपके साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार कितने होते हैं, साझेदारी काल और दायित्व के आधार पर बांटी जाती है। साझेदारी किस पर बांटी जाती है, काल और दायित्व के आधार पर बांटी जाती है, जिसमें पहली आती है आपकी काल के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी विशेष साझेदारी। अब आपके ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है, ये साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है तथा अनिश्चित काल तक चलती है। ये क्या होती है, अनिश्चित काल तक चलती है। दूसरी क्या है, विशेष साझेदारी। ये साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है तथा उद्देश्य को पूरा होने पर समाप्त की जाती है। ये क्या है, फर्स्ट जो है ऐच्छिक साझेदारी जो है वो अनिश्चित काल तक चलती है, जब तक आप इसे चलाना चाहें, और वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। जबकि विशेष साझेदारी क्या है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं काल के आधार पर सामान्य साझेदारी और सेकंड क्या है, सीमित साझेदारी। काल के आधार पर सामान्य साझेदारी में क्या होता है, इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित तथा इकट्ठा होता है और इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम एक साझेदार असीमित दायित्व वाला होना जरूरी है तथा बाकी साझेदारों का जो दायित्व है वो सीमित होता है। सीमित में क्या है, एक का असीमित होता है और बाकी सबका एक का असीमित होता है और बाकी सबका सीमित होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। इसमें क्या है, प्रत्येक जो साझेदार होते हैं उनको
फॉर्म में भाग लेने का अधिकार होता है। और सेकंड क्या है, सीमित साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, काल के आधार पर, जिसमें है सामान्य साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि सामान्य साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, जबकि सीमित साझेदारी में पंजीकरण जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका आता है, किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन से फर्म पर प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या है, किसी भी साझेदारी की फर्म की अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे पागलपन, दिवालियापन से फर्म पर अभाव पड़ता है। और इसमें क्या है, सीमित साझेदारी में केवल सीमित साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन होने पर फर्म पर अभाव नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका साझेदारी संलेख। नेक्स्ट क्या है आपका साझेदारी संलेख, जिसमें क्या है, साझेदारों के बीच हुआ अनुबंध या समझौता जो मुद्रित कागज पर लिखा होता है तथा जिसमें साझेदारी के नियम तथा शर्तों का वर्णन होता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। क्या कहने का मतलब है, साझेदारों के बीच में हुआ जो अनुबंध या समझौता होता है जो मुद्रित कागज पर लिखा जाता है तथा जिसमें साझेदारी के जो नियम तथा शर्तों का वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। सामान्यतः इनमें निम्न जानकारियाँ दी जाती हैं। इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती हैं, इसमें निम्न जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है फर्म का नाम व पता, नेक्स्ट साझेदारों के नाम व पते, थर्ड साझेदारी की अवधि, फोर्थ व्यापार पर क्षेत्र, फिफ्थ साझेदारी द्वारा दी जाने वाली पूंजी, सिक्स्थ लाभ हानि का अनुपात, सेवन्थ साझेदारों के वेतन, आहरण पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज संबंधित नियम, एट्थ साझेदारों के द्वारा अधिकार तथा दायित्व, नाइन्थ साझेदारों के आगमन, निवृत्ति व फर्म में समापन से संबंधित प्रावधान तथा नियम, और 10वां क्या है आपका 10th विवादों को हल करने की विधियां, और 11th ख्याति का मूल्यांकन आदि। ये सब क्या है आपके उस साझेदारी का जो संलेख होता है उसमें दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका साझेदारी फर्म का पंजीकरण। कानूनी रूप से साझेदारी फर्म का जो पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। कानूनी रूप से क्या है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है उसका पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य नहीं होता है, परंतु पंजीकरण फर्म तथा साझेदारों के हित में होता है। एक अपंजीकृत फर्म को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या है, जो आपकी साझेदारी पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसका जो पंजीकरण है वो करवाना अनिवार्य नहीं होता है, परंतु अगर आप पंजीकरण फर्म तथा साझेदारों के हित में होता है, जो उसका पंजीकरण होता है वो साझेदारों के हित में होता है, वो अगर उसे नहीं कराते हैं तो करवाना भी अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन उससे क्या है, उससे निम्नलिखित समस्याएं आती है और उन समस्याओं का सामना किसे करना पड़ता है, उस पार्टनरशिप फर्म को करना पड़ता है और उसके जितने भी पार्टनर हैं उनको सबको उसका सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपका आता है पंजीकृत फर्म का साझेदार अन्य साझेदार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। अपंजीकृत जो फर्म होती है वो साझेदार अन्य साझेदार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पंजीकरण तो करा ही नहीं कर रखा है, तो फिर वो कैसे करेगा, तो वो किसी भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, अपंजीकृत फर्म किसी बाहरी पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता, वो किसी बाहरी पक्ष के विरुद्ध भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। थर्ड, अपंजीकृत फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, किसी साझेदार के विरुद्ध भी नहीं कर सकते, किसी बाहर वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी नहीं कर सकते, और आपस में जो साझेदार हैं उनके विरुद्ध भी नहीं कर सकते अगर वो अपंजीकृत फर्म चला रहे हैं तो। अब आपकी आती है सहकारी समिति। सहकारिता क्या है, दो भागों में मिलकर बटी हुई है। सह मतलब सह और मिलकर, और कार्यता का मतलब कार्य। सह का मतलब है मिलकर और कार्यता का मतलब है कार्य। सहकारिता का मतलब होता है मिलकर करने वाला कार्य, जिसमें आपका सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता का अर्थ आता है किसी समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना। सहकारिता संगठन या सीमित से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जिसकी स्थापना यहाँ पे ऐसे ऐच्छिक संगठन होगा जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता एवं समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, किसी समान उद्देश्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य को करना, जिसमें क्या है, सहकारिता संगठन या फिर समिति से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जो कि आपकी इच्छा के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसकी क्या है, स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर, सहकारिता मतलब मिलकर, एवं समानता के आधार पर मतलब सबके समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए, पारस्परिक जो आर्थिक हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए की जाती है, उसे हम कहते हैं सहकारिता का अर्थ।
अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? अपने सदस्यों को पूंजीपति वर्ग व मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना तथा लाभ को कमाना। क्या होता है? उनके पूंजीपति वर्ग के जो मध्यस्थ होते हैं उनके द्वारा जो शोषण हो रहा होता है उनसे बचाना होता है, और दूसरे क्या है? लाभ को कमाना होता है। किससे? अपने सदस्यों को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी विशेषता या लक्षण, जिसमें क्या है? फर्स्ट आपका आता है स्वइच्छिक सदस्यता, जिसमें क्या है? समान हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है। जिसके हित समान होते हैं वो इस समिति के क्या है? सदस्य बन सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधानिक स्थिति, जिसमें क्या है? सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बाद समिति का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग हो जाता है। थर्ड, सीमित दायित्व, जिसमें क्या है? सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। सदस्यों का जो दायित्व होता है वो क्या है? उनके द्वारा लगाई गई जो पूंजी होती है उसके वहाँ तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नियंत्रण। इनका नियंत्रण स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातंत्र आधार पर किया जाता है। इनका जो नियंत्रण कैसे किया जाता है? सदस्यों के द्वारा जो प्रजातंत्रात्मक आधार होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के अधिकतम संभव सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्या है? नगद व्यापार। इसमें क्या है? सहकारी समितियां नगद व्यापार को प्राथमिकता देती हैं। 7 पॉइंट क्या है? सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण क्या होता है? सरकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने होते हैं, ताकि सरकार समय समय पर इन लेखों का निरीक्षण करके इन पर नियंत्रण रख सके। नेक्स्ट, वित्त की व्यवस्था। सरकारी समितियां सदस्यों को बेचे गए अंशों से सरकार से प्राप्त ऋण से वित्त को एकत्रित करती है, उसे हम कहते हैं वित्त की व्यवस्था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सहकारी समिति के लाभ। सहकारी समिति के क्या लाभ होते हैं? निर्माण में सुविधा। समान हित वाले कोई भी 10 वैश्विक व्यक्ति मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया भी साधारण होती है। सेकंड, वैधानिक स्थिति। इसमें क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन, अक्षमता का समिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? सीमित दायित्व। इसके सदस्यों के जो दायित्व हैं वो कैसे हैं? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्या है? सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये समितियां क्या करती हैं? वस्तुएं सीधे थोक व्यापारियों से खरीदकर अपने सदस्यों को बाजार से कम दर पर वस्तुएं विक्रय करके उन्हें लाभ पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, सरकारी सहायता। सरकार सहकारी समितियों को बहुत से वित्तीय अनुदान जस कम टैक्स नहीं होगा यहाँ पे। सरकार सहकारी समितियों को बहुत से वित्तीय अनुदान जैसे कि कम टैक्स, निजी ब्याज दर पर ऋण देकर सहायता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं, जिसमें क्या है? आपकी पूंजी की कमी। सहकारी संगठन प्राय सीमित साधनों। अब नेक्स्ट आती हैं इसकी कुछ सीमाएं, जिसमें क्या है? पहला है आपका पूंजी की कमी। सरकारी संगठन प्राय सीमित साधनों वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें सीमित पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट ये है अकुशल प्रबंध। इनका प्रबंध स्वयं ही उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका प्रबंध कैसे किया जाता है? स्वयं ही उनके सदस्यों द्वारा, जो कि पेशेवर, कुशल और अनुभवी नहीं होते हैं, तथा समिति का संचालन प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते। तथा क्या है? समिति का जो संचालन है वो प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोपनीयता का अभाव। इनको अपनी वार्षिक रिपोर्ट और खाते रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। इनको अपनी वार्षिक रिपोर्ट और जो खाते होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, जिससे व्यवसाय की गोपनीयता का क्या है? बातें भी सबके सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। सरकारी समितियां राज्य सरकार के सहकारी विभाग के कानूनों और नियमों के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सदस्यों के बीच मतभेद। इनमें क्या होता है? इनमें बहुत सी दशाओं में प्रबंधकीय समिति तथा सदस्यों के बीच में मतभेद, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तथा प्रबंधकीय समिति सेवा के उद्देश्य को भूलकर अपने स्वार्थ के लिए शासन करना आरंभ कर देती है। इसी के साथ में क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।